मैं कमिंग सर। यस प्लीज, गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। अपना बोर्ड को संक्षिप्त परिचय दीजिए जिसके आधार पर आपका इंटरव्यू लिया जा सके। सर मेरा ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स में। उसके बाद सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा हॉबी है सर वन विहार। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो पहले तो ये बताइए एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन एक लोगों का समूह होता है जो नीतियों का निर्माण करता है और उसका क्रियान्वयन भी करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है? सर हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पूछा नहीं था आपसे। सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार द्वारा निर्धारित होता है और सरकार के लोगों के हित में कार्य करता है। और सरकार किसको कहते हैं? सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए मतलब काम जहाँ करती है। जनता द्वारा नहीं चुनी गई वो सरकार नहीं है। सॉरी सर, आइडिया नहीं है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक्स सर ब्रॉडर एरिया हो गया, बड़ा टर्म हो गया। इकोनॉमी उसका एक पार्ट हो गया। इकोनॉमी जो हो गया कि देश के अंदर जो एक व्यवस्था चल रही है कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे तो क्या विदेश से जो आयात या विदेश को जो निर्यात हुआ उसका अध्ययन नहीं करेंगे? करेंगे सर। तो कैसे फिर आपने कहा कि ये ब्रॉडर नहीं है? उसी का एक पार्ट माना जाता है इकोनॉमी। किसका? इकोनॉमिक्स का एक भाग। इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, तो कैसे पार्ट है वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। सॉरी सर, आइडिया है इसके बारे में पूरी। मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा है आपने? कौन सी सर? मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस। सुना है सर लेकिन याद नहीं है मुझे। अच्छा, गुड गवर्नेंस के बारे में सुना है? यस सर। तो गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में क्या संबंध और क्या अंतर है? अगर गुड गवर्नमेंट सही रहेगा तो डेमोक्रेसी अच्छी मानी जाएगी। डेमोक्रेसी सर समझा नहीं मैं सर क्वेश्चन को थोड़ा सा। कई बार होता है कि एक कहावत है कि डेमोक्रेसी जब रहेगी तभी गुड गवर्नेंस को लाया जा सकता है। यस सर। यानी कि गुड गवर्नेंस के लिए डेमोक्रेसी एक प्री कंडीशन है, आवश्यक शर्त है। यस सर। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की वजह से ही गुड गवर्नेंस को लागू नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा पाता है। जैसे कि अभी भारत में किसान आंदोलनों को ले लें, तो सरकार गुड गवर्नेंस की दृष्टि से एक कठोर निर्णय लेना चाह रही थी ताकि किसानों की भलाई हो सके, लेकिन डेमोक्रेसी की वजह से सरकार कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार हुई है और उसने कहा है कि हम किसानों को 18 महीने तक इस कानून को सस्पेंड करने के लिए हम तैयार हैं। तो क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में गुड गवर्नेंस सर्वाइव कर पाएगा? यस सर। कैसे? अगर गुड गवर्नेंस नहीं होगा तो डेमोक्रेसी भी ज़्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी सर। तो कई ऐसे देश हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ गुड गवर्नेंस है। इवन कि जब हम राम राज्य की बात करते हैं, कौटिल्य के जब राजा की बात करते हैं, यस सर। तो वहाँ भी गुड गवर्नेंस था, वहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं थी। चाइना में भी गुड गवर्नेंस है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इस हिसाब से सर एक अनिवार्य अंग नहीं है गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के बीच में, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सर। लेकिन गुड गवर्नेंस अगर रहेगी तो वेलफेयर स्टेट अच्छा माना जाएगा। वेलफेयर स्टेट से आप क्या समझते हैं? वेलफेयर स्टेट मतलब हुआ कि जो राज्य हुआ वो जनता के कल्याण के लिए ही कार्य करेगी। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से फिलहाल, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? तो ग्रोथ हुआ वो मात्रात्मक होता है और डेवलपमेंट गुणात्मक होता है। अगर जैसे ग्रोथ हुआ, अगर पर कैपिटा इनकम ही केवल बढ़ रहा है तो उसे ग्रोथ माना जाएगा, या डेवलपमेंट जीडीपी केवल बढ़ रही है। और डेवलपमेंट हुआ कि उसके साथ हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रा सब कुछ बढ़ रहा है तो उसको डेवलपमेंट माना जाएगा। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए SDI बनाई गई है। यस सर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या पैरामीटर्स हैं? सर पर कैपिटा इनकम हो गया और स्वास्थ्य हो गया और सॉरी सर इतना आइडिया। ओके प्लीज सर। अच्छा, आपका हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है। अच्छा, ये क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है? शास्त्रीय भाषा? शास्त्रीय भाषा का सर जो शर्तें होती हैं उसमें माना जाता है कि 2000 साल पुरानी, उसमें 2000 साल पुरानी हो और उसका साहित्य अवेलेबल हो, और जो माना जाए तो अभी विलुप्त होने के कगार पे हो, या तो उसका साहित्य हो लेकिन सुभेद्य माना जाता है, वल्नरेबल हो। पहली भाषा कौन सी थी जिसको शास्त्रीय भाषा की उपाधि दी गई? तमिल भाषा थी, 2004 में दिया गया था। अच्छा, हिंदी भारत की राजकीय भाषा है या राष्ट्रीय भाषा है? राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है सर, राजकीय भाषा भी नहीं सर। राजकीय भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों है। अच्छा, 1963 में भाषा के क्षेत्र में भाषा के लिए एक एक्ट लाया गया था।
सॉरी सर, आइडिया नहीं इसके बारे में। अनुसूची 8 यस सर। क्या है इसमें? इसमें 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं। क्या है ये, क्या है? ये सर जो राजभाषा के रूप में 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं। हम्म, सर इसमें क्या बताना है, पूरी भाषाएं बतानी है? नहीं, क्या है इसमें? 22 भाषाएं हैं तो उनका उपयोग कहाँ है? क्या कैसे उपयोग किया जाता है? उनको मान्यता दी गई है, संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई अच्छा, है कि रिसेंटली कौन सी भाषा को जोड़ी गई है उसमें? सॉरी सर, आइडिया नहीं है। 2000 में 2000 या 2003 में 4 भाषाएं ये जोड़ी सब गई थी कुछ उसमें। रिकॉल कर रहा हूँ सर। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ओके। और मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी सर। 14 भाषाएं। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी एक विदेशी दौरे पे गए हुए हैं। यस सर। कहाँ गए हुए हैं अभी? बांग्लादेश। बांग्लादेश में गए हैं। क्या कारण है उनके जाने का, क्या उद्देश्य है? सर देखा जाए तो पहले तो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य के होने के नाते महत्व ज़्यादा है हम लोगों के हित में, राष्ट्रीय हित में। तो और वहाँ पर सर जो सर सॉरी सर, डिटेल नहीं पता है इसमें। कुछ तो कारण है ना, तभी तो गए हैं वहाँ वो। सर कारण कोई दिवस मनाया जा रहा है उसके बारे में था, लेकिन वो आइडिया नहीं है। लेकिन मैं सर देश हित के बारे में बता सकता हूँ। देश हित नहीं, कोई उद्देश्य, पर्टिकुलर उद्देश्य से गए हैं वहाँ। जो ट्रेड होता है हम लोगों का उनके साथ, वो तो ठीक है, वो तो गए हैं तो समझौते तो किए जाएंगे, लेकिन कोई विशेष उद्देश्य से गए हैं वहाँ। सर वहाँ की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था शायद। कब आज़ाद हुआ था वो? 1971 में। 71 में। यस सर। अच्छा, अभी दिल्ली के आसपास देख रहे हैं कि किसान लोग, जो किसान वर्ग है भारत का, वो किसी कारण आंदोलन में संलग्न है। क्या कारण है उनके आंदोलन का? जो कृषि कानून थे उसका विरोध था। कौन कौन से कृषि कानून? 3 कृषि कानून थे। कौन? जो एक तो था सर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में संशोधन किया गया था, और एक था मूल्य आश्वासन, संवर्धन और व्यापार समझौता नियम, और एक था सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। जो मुझे क्या है इनकी मांग, किसानों की मांग क्या है? किसान सर मांग ये है कि वो सोचते हैं कि एमएसपी को लिखित में दे दिया जाए। जो एमएसपी था, उनको डर है कि एमएसपी जो होगा वो हो सकता है धीरे धीरे हटाया जा सकता है, और मांग पूरी तरह है कि उनको हटा लिया जाए कानून जो है। और एक होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डिस्प्यूट होगा उसका सेटलमेंट होगा वो एसडीएम द्वारा किया जाएगा। जो कहा यह जा रहा है कि इसको न्यायालय के थ्रू किया जाए। तो सरकार तो उसको करने के लिए तैयार हो गई है कि हम कानून को नहीं हटाएंगे। कानून में अगर किसानों को कोई समस्या है तो कानून में सरकार संशोधन करने को तैयार है, तो फिर क्यों विवाद है? उनको डर यही है कि बात धीरे धीरे सरकार एमएसपी हटा सकती है। तो एमएसपी का फ़ायदा तो मात्र 6% किसान ही उठाते हैं भारत में। तो आंदोलन भी सर तो पंजाब और हरियाणा यहाँ के किसान द्वारा ही किया जा रहा है, जहाँ एमएसपी का लाभ ज़्यादा लिया जाता है इन्हीं किसानों द्वारा। अच्छा, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों इतनी असमानताएं हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां देखते हैं कि विकास में, खास करके आर्थिक विकास में, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत आगे है। क्या कारण है उसका? पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर ये ज़्यादातर इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर, और पूर्वी में ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर ही ज़्यादातर रहा है। और देखा जाए तो जो माइग्रेशन लेबर था, माइग्रेंट लेबर, वो ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली एनसीआर या इधर का एरिया भी पड़ता है। ज़्यादातर इंडस्ट्री देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट हुई है। हिंदी लिटरेचर आपका है। हास, परिहास और उपहास में क्या अंतर है? तो हास तो सर नॉर्मली जो, सॉरी सर एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है। महिला आंचल आपने पढ़ा है? यस सर। उसके किस चरित्र को आप सबसे नज़दीक पाते हैं अपने? सर सॉरी सर, मुझे एकदम डिटेल नहीं पता है सर, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अच्छा, तो उसके बारे में कंफर्ट नहीं कोई है। नावल इतिहास में पढ़ा हो आपने? हिंदी साहित्य में आपके सिलेबस गोदान में पढ़े थे सर। गोदान पढ़ी है। यस सर। क्या जो होरी की स्थिति है वही स्थिति आज किसानों की नहीं है? उससे सुधार हुआ है सर, उतनी कठिन या उतनी दुर्दशा नहीं हुई जितनी गोदान में 1936 के
भारत में जितना था किसानों की स्थिति, जितनी दयनीय अब नहीं है। कैसे नहीं है? अभी भी भारत में 85% किसान तो सीमांत किसान हैं। उनके पास तो वो एक बार ऋण के जाल में फंसते हैं तो वही स्थिति है। जिस प्रकार होरी ऋण के जाल में फंसा तो वो उससे निकल नहीं पाया, अंततः उसके प्राण ही गए। उसी तरह तो आज भी किसानों की स्थिति, आज भी वो तो ऋण जाल में फंसे हुए हैं। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं स्थिति नहीं है उस टाइप की? सर अब संस्थागत ऋण हो गया, जो पिछली बार उस समय की जो स्थिति थी अब उसकी तुलना में तो ज़्यादा सुधार हुआ है। अब जो ऋण लिया जाता है साहूकार या जो उनसे थोड़ा कम हुई है। अब केसीसी जो लाया गया है या तो और सरकार जो सुविधा देती है उस हिसाब से तो किसानों की स्थिति ठीक हुई है। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में क्या अंतर है? हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा ना आपने। यस सर। भक्ति के मार्ग में ये चलने वाली दो शाखाएं हैं, क्या अंतर है दोनों में? ज्ञानाश्रयी शाखा सर जो ज्ञान का ज़्यादातर महत्व देता है, अच्छा। जैसे शंकराचार्य हुए, और प्रेमाश्रयी शाखा जो प्रेम या वात्सल्य इसमें ज़्यादातर फोकस करता है। उदाहरण दे सकते हैं प्रेमाश्रयी शाखा के एक दो मशहूर जो कवि रहे हों? सूरदास हुए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप महाराजगंज से, यस सर। किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है महाराजगंज? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपके राज्य में चल रहा है, तो महाराजगंज से भी कुछ लिया गया है? नहीं सर, महाराजगंज में नहीं सर। नहीं लिया गया है। नहीं सर। किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है महाराजगंज में? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु। Yes, किस चीज़ की कृषि के लिए उपयुक्त होती है? सर हमारे एरिया में जो है तो वहाँ धान या गेहूँ दोनों होता है। धान और गेहूँ दोनों होता है। सर। अच्छा, अभी आपके हॉबीज़ में वन विहार लिखा है। यस सर। हाल फिलहाल में किस वन में विहार करने आप गए? सर जो मेरा घर है उसके समीप स्वगी वर्मा वन विहार है। अच्छा। तो मैं घर जाता हूँ तो वहाँ पर जाता हूँ। अभी 3 महीने पहले गया था तो वहाँ गया था। तो वो आप उसके घर के बगल में जा रहे हैं, उसके अलावा आप किसी वन में नहीं गए? नहीं सर, उसके अलावा तो कभी। तो फिर कभी हॉबी में कैसे आप डाल दिए वन विहार? तो सर घर जाता हॉबी हूँ तो क्या सर- होता है? क्या होता है हॉबी? तो अगर फिर सर मौका मिला हाँ। तो अगर सर्विस में हो गए या तो मौका मिला तो जाएंगे सर, और भी कहीं मौका मिलता है तो वन विहार जरूर करेंगे। एक चीज़ बताइए कि वैक्सीन डिप्लोमेसी सुना है आपने? यस सर। क्या है ये? सर किसी देश को प्रीफर करके वैक्सीन देकर तो उसका अपने पक्ष में करना, वैक्सीन डिप्लोमेसी जो अभी तक नाम लिया जा रहा है ये सर। अच्छा, तो कौन देश कर रहा है ऐसा? इंडिया भी माना जा रहा है थोड़ा सा। माना जा रहा है? और Yes, sir। कौन? इंडिया को ही सुना गया है कि मतलब भारत जो देश है वो यूरोप में हुआ वैक्सीन देने की, भले ब्राज़ील देश को भी कहा है कि हम लोग वैक्सीन देंगे प्रोडक्शन ज़्यादा करके, लेकिन पहले अपने देश के नागरिकों का हित देखा जाएगा, उसके बाद जैसे होता है उसके बाद सबसे पहले प्रीफर किस देश को किया जाएगा वो राष्ट्रीय हित में होगा अपने। डीएम बड़ा Yes, पद होता है राज्य सरकार के अंतर्गत, यस सर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। अब इस पद का स्वरूप बदल गया है, इसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कहना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? कहा जा सकता है सर। कैसे? एक डीएम जो है मैनेजर के रूप में पूरा जिले का प्रबंधन तो ही करेगा, कि देखा जाएगा कि जो जिले में कुछ भी है कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी हो गया उसका प्रबंधित करने का गुण तो होता ही है डीएम में। इससे कोई बदलाव आएगा? अगर हम इस शब्द को बदल दें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटा करके उस जगह पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कर दें, तो क्या इससे बदलाव आएगा भारतीय प्रशासन में? आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट रहे हैं, कुछ बदलाव आएगा इससे? अगर वास्तव में किया जाए तो देखा जाए तो बदलाव आ सकता है, मतलब कि प्रबंधन करने के गुण तो है ही डीएम में जो पहले पाया जाता था, लेकिन जो इस समय के चैलेंजेज हैं उस हिसाब से देखा जाए तो बदलाव माना जा सकता है। सर की बात में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। यस सर। अगर बैंक में जो मैनेजर है यस सर। उसको हम कह दें बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर, यस सर। और जो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कह दें डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर, ऐसा कर सकते हैं क्या? डीएम को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कर दें और जो बैंक का मैनेजर है उसको बैंक एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। किया जा सकता है सर। करने पर क्या अंतर आएगा? मजिस्ट्रेट एक जो बैंक का जो होगा तो पूरी तरह से प्रबंधन का गुण तो उसमें भी रहेगा, और तो अंतर क्या आएगा वही जानना चाहता हूँ। तो दोनों जगह रहेगा? सॉरी सर एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। प्लीज़ सर। उत्तर प्रदेश
कि 3 प्रमुख समस्याएं आपके नज़र में क्या क्या है? एक तो हो गया सर माइग्रेशन, ठीक। और एक लॉ एंड ऑर्डर जो अब सुधार हो रहा है, जो पहले से क्राइम रेट या देखा जाए तो कम हुआ है। और एक पूर्वी क्षेत्र में मुझे जहाँ तक लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर में या इरिगेशन में अभी समस्याएं हैं। मतलब निर्धनता यूपी में कोई समस्या नहीं है? निर्धनता है सर, माइग्रेशन के द्वारा देखा जाए तो निर्धनता उसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अभी कोरोना में रिवर्स माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखा गया, यस सर। क्या था इसका कारण? क्या इसका सामाजिक परिदृश्य अगर आप देखें तो कोरोना हुआ, लॉकडाउन जैसे ही लाई गई, लोग रिवर्स माइग्रेट करने लगे, क्यों? सर यहाँ तो पहली बात तो जॉब रही नहीं, जहाँ जो जॉब थी, तो रिवर्स माइग्रेशन इसलिए हुआ कि कुछ नहीं तो गांव में लोग खेती करके भी जीवन यापन कर सकते हैं, तो इसलिए जीवन यापन के लिए गांव में ही लोगों ने रुख अपना किया। लेकिन अभी भी तो गांव में कहाँ रह रहे, फिर तो जैसे ही नॉर्मल हुआ फिर माइग्रेट कर गए। ये क्या मतलब, ये जो लोगों की जो मंशा थी, इसमें अचानक से बदलाव क्यों आ गया? जॉब सिक्योरिटी भी तो चाहिए सर, जॉब भी तो चाहिए। तो इसके लिए जॉब के लिए तो क्योंकि जो प्रदेश है, पूरे प्रदेश में जो स्थानीय स्तर पर रोजगार की कमी है, रोजगार स्थानीय स्तर पर दिया नहीं जा सकता, खेती में इतना ज़्यादा जनसंख्या इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो उनके लिए माइग्रेंट होना ही पड़ता है। तो जो बड़े शहरों में हुआ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसे शहरों में माइग्रेट करके काम करना पड़ता है। चलो, अंतिम प्रश्न मेरा, महिला सशक्तिकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को बताइए, क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं? एक सर कन्या सुमंगला योजना है, ठीक। और एक निराश्रित महिला पेंशन योजना है, जो विधवा हुआ या कोई भी महिला हुई उनके पेंशन के लिए है। और एक मुखबिर योजना है जो भ्रूण हत्या रोकने के लिए था सर। शक्ति करके भी कोई योजना है, मिशन शक्ति? मिशन शक्ति, यस सर। क्या है ये? सॉरी सर, डिटेल मुझे पता नहीं इस पर सर। अभी सर से बात हो रही थी तो बहुत सारे आपने टर्म यूज किया, उसी संदर्भ में मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है, राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा और देसी भाषा में क्या अंतर है? राष्ट्रीय भाषा हुई सर जो पूरे राष्ट्र में या पूरे देश में प्रचलित हो, बोलचाल में हो, और राजकीय भाषा हुआ जो संवैधानिक रूप से कामकाज में यूज की जाती है, जो प्रशासन की भाषा हुई कामकाज में। और देसी भाषा सर बोले हैं, सॉरी सर, देसी भाषा के बारे में पता नहीं है। देसी भाषा मतलब वर्ड से समझ रहा हूँ सर कि पूरे देश में। देश, राज्य और राष्ट्र में क्या डिफरेंस है? राष्ट्र सर सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव जब होता है तब उसको राष्ट्र कहते हैं, और देश, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव भी रहे। एक राष्ट्र पूरी तरह से जब संस्कृति के, वहाँ के जो लोग हैं एक ही संस्कृति को पालन करें तो राष्ट्र माना जाएगा। तो भारत इसका मतलब राष्ट्र है ही नहीं, क्योंकि भारत में कोई एक संस्कृति तो है नहीं। नहीं सर, माना जाता है, ऐसा नहीं है माना जाता है, आप क्या मानते हैं? राष्ट्र भारत में जब एक संस्कृति नहीं, कहीं बंगाली है, कहीं बिहारी है, कहीं पूर्वांचल की संस्कृति है, कहीं हरियाणा की संस्कृति है, कहीं पंजाबी कल्चर है, कहीं तमिल मलयालम है, तो कैसे हम मान लें कि एक संस्कृति है? ऐसे आक्षेप सर पश्चिमी देश लगाते रहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है ही ऐसा नहीं है क्या? भारत में इस तरह कल्चर नहीं है? कल्चर है सर, लेकिन फिर भी हम लोगों का जुड़ाव बना हुआ है। अगर देखा जाए तो हम लोग प्राचीन काल से ही कई संस्कृति तो है लेकिन जुड़ाव है हम लोगों में। अच्छा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड, आप वन विहार आपकी हॉबी थी। एक मेरा कोटेशन है, हम बाग लगा सकते हैं जंगल नहीं, इससे आप क्या समझते हैं? बाग लगा सकते हैं जंगल नहीं सर, हिंदी साहित्य के विद्वान भी हैं आप। सॉरी सर, एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता, लेकिन एक कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश करिए। तो मतलब ये हुआ कि बाग तो हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन उसका अगर अच्छे से देखभाल नहीं किया गया तो एक जंगल के रूप में परिवर्तित हो ही नहीं सकता है। अच्छा, चलिए, गुड, योर इंटरव्यू इज ओवर। ठीक है, थैंक यू सर।